नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर, जहां बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक चल रही है। बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल इस बैठक में मौजूद हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, राधा मोहन सिंह भी यहां पर मौजूद हैं। तो बीजेपी के संगठन मंत्री नागेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। तो कई लोग हैं, कई बड़े चेहरे हैं जो इस बैठक का हिस्सा हैं। और अमितेश हमारे साथ अपडेट के साथ उनसे जुड़ते हैं। अमितेश, क्या अपडेट आ रहे हैं? इस बैठक के मूल में क्या है, जड़ में क्या है? देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, उसी को लेकर के कवायद चल रही है और बिहार बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी पहुंच गए हैं दिल्ली। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके घर पर बैठक चल रही है, उसमें दोनों डिप्टी सीएम हैं। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी पहुंचे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जो बिहार के हैं संजय जायसवाल, इसके अलावा राधा मोहन सिंह हैं, प्रभारी भूपेंद्र यादव हैं, नित्यानंद राय अभी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक चल रही है। आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने वाला है बिहार में, उसको लेकर कवायद चल रही है, चर्चा चल रही है कि बीजेपी कोटे से कौन कौन से लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। और इसके अलावा गवर्नर कोटे के जो सीटें हैं, एमएलसी की 12 सीटें भरी जानी है, तो उसको लेकर जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, उन नामों पर भी चर्चा आज की बैठक में की जाएगी कि आखिर बीजेपी कोटे से किनको किनको एमएलसी बनाया जाए और किसके किसके नाम को आगे बढ़ाया जाए। भले ही ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन जो भी चीजें हैं, यहाँ से बीजेपी अपनी तरफ से तमाम उम्मीदवारों के नामों पर आज मोहर लगाएगी, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए बात करते हैं बजट की, जिस पर न सिर्फ कोरोना के जरिए आई आफत से निपटने की जिम्मेदारी है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की चुनौती है। इसलिए 21 और 22 के इस बजट में सबसे ज्यादा जोर आत्मनिर्भरता पर दिया गया है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। आत्मनिर्भर भारत का बजट, बेहतर 22 का बजट। 2 घंटे से करीब 10 मिनट कम के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यही बड़े ऐलान किए और इसकी शुरुआत की गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का जिक्र करके। Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark। गुरुदेव की इन पंक्तियों के जिक्र का मकसद था मुश्किल वक्त में देशवासियों की उम्मीद को जगाए रखना और साल 21-22 के बजट पेश होने से पहले आम और खास की उम्मीदें भी कुछ ऐसी ही थी। अब सवाल है कि लोकसभा में साल 21-22 के लिए जो बजट पेश किया गया उसमें क्या क्या खास है, आप खुद सुनिए। There are two important features of this budget. It is that we chose to spend big on infrastructure, which spans across roads, bridges, ports, power generation, and so on. And also to, as a second feature, attend to the need of the health sector. तो बता दें कि वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान 2 ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका असर सीधे आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। पहली, आयकर स्लैब को लेकर हुआ ऐलान और दूसरा, बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। चलिए पहले सस्ते और महंगे के बारे में जानते हैं। इस बजट में विदेशी मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के पार्ट, चार्जर, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े, सोलर इन्वर्टर, सोलर उपकरण और कॉटन महंगा हुआ है, जबकि स्टील का सामान, सोना, चांदी, तांबे का सामान और चमड़े से बना हुआ सामान सस्ता हुआ है। इसके अलावा आम लोगों की नजरें टैक्स स्लैब पर टिकी होती हैं। टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। लोगों को उम्मीद थी कि 2.5 लाख के बजाय
इस बार 3 लाख की कमाई तक टैक्स नहीं भरने पड़ेंगे। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि जिस तरीके से 2 तिमाही में अर्थव्यवस्था नेगेटिव रही है, उसको देखते हुए इस बार टैक्स नहीं बढ़ना किसी राहत पैकेज से जरा भी कम नहीं है। हालांकि इस बजट में डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए का कृषि सेस लगाया गया है, लेकिन ये सेस कंपनियों को देना होगा और आम लोगों की जेब पर इसका कोई असर नहीं होगा। चलिए अब इस बजट की खास बातों को जान लेते हैं। मसलन ये कि इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 2,23,846 करोड़ का ऐलान किया गया, जो कि पिछले बार की बजट राशि से 137% ज्यादा है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। बीमा के क्षेत्र में सरकार ने एफडीआई की सीमा 74% तक बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू होगा। कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। वाहन स्क्रैप पॉलिसी के जरिए 20 साल पुरानी निजी गाड़ियां हटेंगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के आम बजट को कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा। सीतारमण 2021-22 का बजट पेश करते हुए सत्ता पक्ष की दूसरी कतार में रहीं। इस बार का बजट कागज पर प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए इस बार बजट दस्तावेज सभी सांसदों समेत आम जनता के लिए डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए ये भी जानिए कि आम बजट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में कारोबार पर असर पड़ा, उसके बावजूद जो बजट आया है वो काफी अच्छा है। जो कुछ भी देख रहे हैं कि बजट का जो दर है वो भी बढ़ा है। अब करीब 24.8 लाख करोड़ रुपए का बजट इन लोगों ने किया है, जो कि वर्तमान वर्ष में जो है बजट उससे भी ज्यादा है। तो ऐसी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद हर चीज को संतुलित करते हुए जो बजट पेश किया गया, इसके लिए बधाई के पात्र है। और कोई ऐसा विषय नहीं, चाहे वो देख लीजिए स्वास्थ्य का सवाल हो या आपको विकास का सवाल हो, सड़कों के निर्माण का सवाल हो, कृषि का सवाल हो, किसी भी क्षेत्र में देखिएगा, एनर्जी का प्रश्न हो, हर जगह पर आप देखिएगा बिजली के स्वरूप में हर जगह उन लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही है, जिसके लिए मैं उनको खास तौर पर बधाई देता हूं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से आम जनता को निराशा हाथ लगी है। सरकार एक एक कर देश की संपत्ति बेच रही है। मेरा साफ मानना है और हमारे पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ये बजट नहीं था बल्कि देश का सेल था। देश निर्माण के लिए कोई बजट नहीं बल्कि ये देश बेचने का बजट था। सब लोग जानते हैं, पहले रेलवे को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, भारत पेट्रोलियम को बेचा गया, तरह तरह की संस्थानों के संपत्तियों को बेचा गया। और ये पूरी तरीके से जितने प्रतिष्ठान हैं और जितनी संपत्तियां हैं बची हुई देश की, उसको बेचने की तैयारी और निजी क्षेत्रों में देने की तैयारी चल रही है। इस बजट में और क्या बिक रहा है? गैस पाइपलाइन है, स्टेडियम है, सड़क मार्ग है, वेयर हाउसेज हैं, जो देश संपत्तियां रही उसको और बेचने की पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही है। बिहार के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया और केंद्र सरकार लगातार जो है ये कहती रही है कि 2022 तक जो है किसानों का आय दुगुना करेंगे, लेकिन 2020 में ही भिखारी बनाने की तैयारी केंद्र सरकार ने कृषि बिल के माध्यम से कर दिया है। इधर बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने आम बजट की सराहना की है। खासकर कृषि के क्षेत्र में किए फैसलों को किसानों के लिए बेहतर बताया है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने वाला है। किसानों, मजदूरों तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण की दृष्टि से
यह श्रेष्ठ बजट है और यह बजट आम आदमी के लिए कल्याणकारी है। इस ऐतिहासिक एवं दूरदर्शितापूर्ण बजट के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हृदय से धन्यवाद एवं आभार। उधर बिहार के पूर्व वित्त मंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आम बजट का स्वागत किया। न्यूज 18 से बातचीत में सुशील मोदी ने बजट से बिहार को होने वाले फायदों को गिनाया। तो बजट की बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यह भी बताएं कि बिहार के पूर्व वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा इस बजट पर। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे बेहतर बताया। जो सदन के पटल पर 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें यह कहा गया कि अगले 5 साल तक राज्यों को कितनी राशि केंद्र से प्राप्त होगी, तो बिहार जैसे राज्य को इसका सर्वाधिक लाभ मिल रहा है और बिहार को अगले 5 साल में कुल मिलाकर 4,78,000 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। तो यूपी के बाद सबसे ज़्यादा जो धनराशि मिल रही है वो बिहार को मिल रही है। और उसके बाद जो ग्रांट है यानी अनुदान, तो लगभग 53,885 करोड़ रुपया ग्रांट के रूप में बिहार को प्राप्त होगा। 3,000 करोड़ रुपया बिहार को हेल्थ के लिए अतिरिक्त प्राप्त होगा, जो भारत सरकार से मिलता है उसके अतिरिक्त अनुदान के रूप में मिलेगा। यानी कुल मिलाकर वित्त आयोग ने 10,000 करोड़ रुपया केवल बिहार को स्वास्थ्य क्षेत्र में और अनुदान के रूप में देने का प्रावधान किया है। पहली बार देश के अंदर किसी राज्य में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए और 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो यानी मैं समझता हूं कि एनके सिंह जी यद्यपि बिहार के हैं, उन्होंने कोई बिहार के साथ कोई विशेष लगाव के कारण मदद की ऐसा नहीं है, लेकिन बिहार चूंकि गरीब और पिछड़ा राज्य है इसलिए बहुत बड़ी मदद बिहार को मिल रही है। मैं एनके सिंह जी को बिहार की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस बजट के द्वारा कोरोना का मुकाबला करने का इसमें प्रावधान किया गया है और दूसरी ओर रोजगार कैसे पैदा हो, विकास की गति और तेज कैसे हो, इसके लिए बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। तो आज बजट को लेकर बिहार के नेताओं ने खुशी जाहिर की है। बीजेपी नेताओं ने जहां इसे प्रगति वाला बजट बताया, वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पूरे देश में क्या परिस्थिति बनी थी, लेकिन हमारी केंद्र और राज्य की सरकार ने बहुत बेहतर ढंग से इसका सामना किया और लोगों को जान बचाने में और ख़ास करके कोविड के कारण जो मंदी हुई, उनके रोजगार जो शिथिल हो गए, लेकिन आम गरीब तक उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उन्हें निःशुल्क अनाज पहुंचाने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई मल्टी डायमेंशन में आज बजट को पेश किया है। जो केंद्र सरकार का उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी आरोग्य रहें। और ये बजट साधारणतः सभी लोगों को, मुझे लग रहा है कि देश के हर क्षेत्र के लोगों को, वो केंद्र में हर नागरिक कैसे मजबूत हो, हर सेक्टरों पर विशेष ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को इसके लिए विशेष बधाई है। ये बजट राष्ट्र के पूर्ण विकास के लिए प्रस्तुत हुआ, सर्वांगीण विकास इससे परिलक्षित होगा आगे आने वाले वर्षों में और देश के संपूर्ण समाज और विभिन्न प्रकार के काम करने वाले जो अलग अलग वर्ग हैं, सभी को समाहित करते हुए एक समेकित बजट प्रस्तुत हुआ है। यह जो बजट है देश की व्यवस्था को एक रफ्तार देगा और देश की बड़ी ताकत जो किसान है, किसानों की आय बढ़ेगी और किसानों का जो MSP है जाकर के वो भी बढ़ाया जाएगा जाकर के। और सभी क्षेत्रों में मैं देख रहा हूँ, वह मतलब आपको शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाकर के हो, सभी क्षेत्रों में और सड़कों का जाल बिछाने का और समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है जाकर के। बिहार के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी जो निराशा के रूप में दिखाई दिया कि डबल इंजन की सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, जो मुख्यमंत्री जी का पुराना मांग था। उनके पुराने वित्त मंत्री अरुण जेटली जी यूपीए सरकार में बार बार कहते थे कि 5 लाख तक इनकम टैक्स में छूट देना चाहिए, क्यों नहीं मिला। बिहार में उद्योग धंधे के लिए अलग से पैकेज नहीं मिले।
तो आम बजट पेश होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। पटना में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन से जो है वो देश का आम बजट पेश किया और अब इसको लेकर के पटना में जो है वो उत्साह देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं, जो भाजपा समर्थित लोग हैं, वो देख सकते हैं कि एक साथ दिवाली और होली दोनों इन लोगों ने मनाया है। तो हम देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये तमाम जो लोग हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष की बात कर ली जाए, आम लोगों के साथ साथ जो भाजपा के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि ये जश्न मना रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो हम बात भी करना चाहेंगे, यहाँ पे बात करना चाहते हैं। मोदी जिंदाबाद। जिस तरह से हमारे देश का वित्त मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी जो बजट दिए हैं वो देश के हित के लिए बहुत अच्छा ही बजट है। और महिलाओं पर ध्यान रखा है, और कृषि पर ध्यान रखा है और स्वास्थ्य पर ध्यान रखा है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के देश के वासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं। ये बजट जो है पूरे भारत देश के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों का कहना है कि निर्मला सीतारमण ने देश के जो भरोसा है उस पर खरा उतरने का काम किया है। देश हित में जो है आम आवाम के जो बजट है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बजट पेश किया है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आम बजट से आम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राजधानी पटना के लोग बजट से थोड़े मायूस दिखे, उन्हें सरकार से और ज्यादा उम्मीद थी। देखिए, मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है जब मैं लगातार मोदी सरकार का बजट देखता हूँ। लगातार रोजगार का आपका इतना बुरा स्थिति है, तब भी आप रोजगार सृजन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लगातार इनकम टैक्स इतना ज़्यादा लेना है, आपने 7th पे कमीशन लगाया था, उसके बाद अगर आप टैक्स स्लैब में छूट नहीं देंगे तो सारा तो टैक्स में ही चला जाएगा। बहुत अच्छा है, सभी को मतलब टैक्स कम कर दिए बुजुर्ग को, उससे बुजुर्ग लोगों को बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट है तभी रोजगार का कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हर जगह मतलब भीड़ भाड़ है। रोजगार के लिए कुछ करना चाहिए था। रोजगार के लिए कुछ करना चाहिए। इधर छपरा में कांग्रेस पार्टी की हालत को जानने पहुंचे बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास को कांग्रेसियों के विरोध का सामना करना पड़ा। मंच पर कांग्रेस नेताओं ने ही कांग्रेस को आरजेडी का पिछलग्गू बताया। कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी कर रही है। इससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। हालांकि बाद में स्थिति को संभालते हुए बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज ने स्थिति को संभाला, कार्यकर्ताओं के आक्रोश को शांत कराया। आप कांग्रेस की बात क्या करते हैं? आप तो राजद के पीछे जाइए। देखिए सर, आप लोग वास्तविकता से भागते जा रहे हैं तो नहीं होगा, तो मुश्किल है। नहीं सरकार क्या कर चुके हैं, ये कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस की क्या स्थिति, और प्रभारी जी आए हैं उसी इसलिए इतना जल्दी आए, और किसान की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे, कांग्रेसियों की बात करेंगे कि कांग्रेस मजबूत। और सुपौल से बड़ी खबर, जहां एटीएम कैश वैन से दिन दहाड़े 45 लाख रुपयों की लूट हुई। लुटेरों ने कैश वैन के गार्ड को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना जदिया इलाके की है। एसआईएस सिक्योरिटीज के कर्मचारी एटीएम में रुपए डालने गए थे, जहां पहले से 2 अपराधी मौजूद थे। जैसे ही कर्मचारी वहां पहुंचे, अपराधियों ने रुपयों से भरा बैग छीना और फायरिंग शुरू कर दी, जो कैश गार्ड संजय कामत को लगी। गार्ड को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई है। घटना के बाद एसपी भी मामले की जांच के लिए पहुंचे और जांच में जुट गए। यह एटीएम हम लोग लोडिंग करने के लिए पहुंचे। लड़का लोग वीआईपी में कैश लेके 45 लाख एटीएम में जैसे घुसा, वो लोग पहले से खड़ा था, पता लग चला नहीं, ठीक है। और जैसे घुसा एटीएम में, बस वो लोग जैसे वीआईपी रख रहा है, बल्लभ के पकड़ा गोली चलाना शुरू कर दिया। एक गार्ड गाड़ी में था और एक गाड़ी संजय नाम का जो था ये बाहर में था, उनका सपोर्ट में था। बस वीआईपी पकड़ा और पहला गोली तीनों को लगा, इठा में गिर गया। उसके बाद 3-4 फायरिंग आकाशवाणी में करने लगा। जैसे लड़का कैश लेके एटीएम के अंदर पहुंच रहा था, पहुंचा भी नहीं था गेट पे, पहुंचा उसके बाद वो हथियार दिखाया। हथियार दिखाने के बाद वो 2 फायर भी किया बाहर। उसके बाद मेरे गनमैन को सर में गोली मारा। उसका वीआईपी लिया, फिर हम लोगों की तरफ इधर दिखा के वीआईपी लिया। वीआईपी लेके फिर वो फरार हुआ। फिर बाहर में 2-3 फायर किया। फिर हम लोग वहाँ का वॉल्ट बंद करके वहाँ से निकले। वहाँ हॉस्पिटल पता के नज़दीक में नहीं था, त्रिवेणीगंज आया है हॉस्पिटल। यहाँ डॉक्टर बोल रहा है कि गनमैन डेथ हो गया। इधर पटना के राजीव नगर में एक निजी स्कूल में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। हंगामे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल की एक लड़की
लड़का और लड़की को उन लोगों ने कुछ गलत करते देखा तो उन्होंने परिजनों को खबर की, लेकिन परिजन समझाने के बजाय स्कूल में ही तोड़फोड़ करने लगे। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।